एक गांव में ज्ञानदेव नाम का मोची रहा करता था। ज्ञानदेव गांव की सड़क के किनारे बैठकर आने जाने वाले लोगों के जूते सिया करता था और उसका 8 वर्षीय बेटा बिट्टू बूट पॉलिश किया करता था। बिट्टू स्कूल भी जाया करता था। एक दिन की बात है, बिट्टू अपने पिता के साथ बैठकर गांव के मुखिया के जूते पॉलिश कर रहा था कि तभी ज्ञानदेव की पुत्री पायल वहां पर पहुंची। पिताजी, आपको पता है बिट्टू ने 5वीं कक्षा की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। मैं जब इसकी उम्र का था तो मुझे तो ठीक से गिनती भी नहीं आती थी। चलो, कम से कम ये हिसाब किताब तो करना सीख ही जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। अरे बिटिया, पढ़ाई लिखाई कोई सस्ती नहीं होती। आजकल के जमाने में शिक्षा का भी अब व्यापार होने लगा है। लेकिन पिताजी, मैं बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आपको पता है, मैं अपनी कक्षा में सबसे अच्छा कंप्यूटर चलाता हूँ। बिट्टू ठीक कह रहा है पिताजी। मास्टर जी बता रहे थे कि बिट्टू की उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर घोड़े की तरह दौड़ती है। मुखिया मुस्कुराते हुए ज्ञानदेव से बोला, तेरा बेटा बिट्टू बहुत ही ज्यादा होशियार है ज्ञानदेव। मेरा ख्याल है कि इस बेचारे को आगे ना पढ़ाना इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जैसा होगा। बात तो आप सही कहते हैं मुखिया जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो जानते हैं कि मैं एक मोची हूँ। आप ही बताइए, भला दिन भर लोगों के जूते सीकर और पॉलिश करके मैं कितना कमा पाता हूँ? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। शहर में मेरा भतीजा दिनेश और भतीजी रुक्मणी रहती है। तुम चाहो तो अपने छोटे भाई को वहाँ पर ले जा सकती हो। मैं उन्हें फोन पर बता दूंगा। वो जरूर किसी अच्छे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर इसका एडमिशन करा देगा। तुम दोनों बच्चों को वहाँ पर कोई खाने पीने की समस्या भी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपके वैसे भी मेरे परिवार पर बहुत उपकार हैं। अरे इसमें धन्यवाद कैसा ज्ञानदेव? तेरा बिट्टू पढ़ लिख जाएगा तो हमारे ही गांव का नाम रोशन करेगा ना। अगले दिन पायल अपने छोटे भाई बिट्टू को लेकर शहर में एक घर के सामने डोरबेल बजा रही थी। कौन हो तुम? मेरा नाम पायल है और ये मेरा छोटा भाई बिट्टू है। ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। हमें हमारे गांव के मुखिया चाचा ने आपके पास भेजा है। अच्छा अच्छा, तो तुम ही पायल हो और ये तुम्हारा छोटा भाई बिट्टू है। मेरा नाम दिनेश है। तुम दोनों के आने से पहले चाचा जी का मेरे पास फोन आ गया था। तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। पायल अपने कपड़ों की गठरी लेकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसकी नजर एक उसकी ही हमउम्र सुंदर लड़की पर पड़ी, जो बहुत ही महंगे कपड़े पहनी हुई थी। ये मेरी छोटी बहन है, रुक्मणी। ये कौन है भैया? ये पायल है और ये उसका छोटा भाई बिट्टू। आज से ये दोनों हमारे घर पर ही रहेंगे। बिट्टू को कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक है और गांव में कंप्यूटर का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। रुक्मणी मजाक करने वाले अंदाज में हंसते हुए बोली, क्या भैया, आपको लगता है कि इन गवारों के दिमाग में कंप्यूटर घुस जाएगा? ये तो बड़े होकर सिर्फ मेहनत मजदूरी ही करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इन दोनों को गांव में कहीं देखा है। अरे, मुझे याद आया, ये लड़का तो वही है जिसने गांव की सड़क पर मेरी चप्पल सी थी। इसके पिता तो मोची है ना? चुप हो जाओ रुक्मणी। तुम्हें इस तरह से मेरे गांव के लोगों का अपमान करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि जिस गांव के लोगों का तुम मजाक उड़ा रही हो, हमारा परिवार भी उसी गांव का रहने वाला था। वो सब तो सही है भैया, लेकिन आप इन बातों को क्यों नहीं समझ रहे कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में घुसता है, ना कि मोचियों के दिमाग में। इतना बोलकर रुक्मणी कमरे के अंदर चली गई। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना कि माता पिता के जाने के बाद मैंने ही इसकी बड़े लाड़ प्यार से परवरिश की है, इसीलिए थोड़ा सा बिगड़ गई है। कोई बात नहीं, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। तुम दोनों हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो। उसके बाद तुम्हें एक एड्रेस दूंगा शहर के बेस्ट इंस्टीट्यूट का। मैंने उनसे फोन पर बात कर ली है। तुम अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ पर चली जाना। अगले दिन पायल बिट्टू को लेकर शहर के टॉप इंस्टीट्यूट में चली गई। उस इंस्टीट्यूट की मालकिन प्रभा शर्मा पायल और बिट्टू को देखकर चौंक गईं। तुम दोनों कौन हो?
और अंदर कैसे चले आ रहे हो? मेरा नाम पायल है और ये मेरा छोटा भाई बिट्टू। इसको कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक है। ये बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर इसकी उंगलियां घोड़े की जैसी दौड़ती हैं। बस बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम दोनों के कपड़े देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम दोनों ने कभी कंप्यूटर की शक्ल भी देखी होगी। कंप्यूटर मैं नहीं, मेरा छोटा भाई सीखना चाहता है। अपने आसपास के बच्चों को देख रही हो? ये सब शहर के टॉप कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं और बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे छोटे भाई को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाया होगा, वो भी कहीं से पैसे उधार लेकर। ये सच है कि मेरे पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं। वो मोची हैं और मेरा भाई उनके काम में उनका हाथ भी बटाता है, लेकिन वो जितने अच्छे जूते पॉलिश करता है उससे कहीं ज्यादा अच्छी कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता है। पायल की बात सुनकर प्रभा शर्मा हंसने लगी। तुम्हें पता है लड़की कि कंप्यूटर सीखने के लिए घर में एक लैपटॉप का होना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारे भाई के पास कोई लैपटॉप है? नहीं, हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट का एक रूल है, हम उसी बच्चे को कंप्यूटर की क्लास देते हैं जिस बच्चे के पास एक अच्छा लैपटॉप हो, और वो भी एप्पल का। जब तुम अपने छोटे भाई के लिए लैपटॉप खरीद लेना तब यहाँ पर चली आना। पायल जरा सा मुंह लेकर बिट्टू को लेकर घर वापस आ गई और सारी घटना दिनेश को बता दी। माफ करना पायल, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। एप्पल का लैपटॉप कितने रुपए का आता है? दिनेश के बोलने से पहले ही रुक्मणी बोल पड़ी। एप्पल का लैपटॉप जितने रुपए का आता है ना, उतने रुपए का तो तुम्हारा घर भी नहीं होगा। मैं गांव वापस नहीं जाऊंगी, नहीं तो गांव के लोग मेरा और मेरे छोटे भाई का मजाक उड़ाएंगे। क्या आप मुझे यहाँ पर कोई काम दिलवा सकते हैं? मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपने छोटे भाई को एक लैपटॉप दिलवाऊंगी। दिनेश ने पायल और बिट्टू को एक दुकान पर काम पर लगवा दिया। पायल और बिट्टू दिन रात मेहनत में जुट गए। कुछ महीनों बाद पायल ने बड़ी मेहनत से 10,000 रुपए की रकम जोड़ ली और वो अपने छोटे भाई के साथ एक लैपटॉप के शोरूम के अंदर पहुंच गई। ए लड़की, तुम अंदर कैसे चली आ रही हो? मुझे एक लैपटॉप चाहिए अंकल, वो भी एप्पल का। तुम्हें पता भी है एप्पल का लैपटॉप कितने रुपए का आता है? पूरे 1 लाख रुपए का। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? 1 लाख रुपए तो नहीं है अंकल मेरे पास। हाँ, मैंने अपने मेहनत से 10,000 रुपए जोड़े हैं। मैंने सुना है कि शहर में वस्तुएं इंस्टॉलमेंट पर भी मिल जाया करती हैं। दुकानदार पायल को देखकर समझ चुका था कि वो गांव की है और वो एक बेईमान और चतुर दुकानदार था। ठीक है, तो मुझे 10,000 अभी दे दो और कल आकर लैपटॉप ले जाना। पायल ने बड़ी मासूमियत से उसे पैसे दे दिए। अगले दिन जब पायल बिट्टू को लेकर उस दुकानदार के पास गई तो दुकानदार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यहाँ से निकल जाओ, मुझे कुछ याद नहीं कि तुमने कौन से पैसे मुझे दिए थे। 10,000 रुपए तुमने कभी अपने जीवन में देखे भी हैं? चलो निकलो। पायल रोती हुई सड़क पर बैठ गई कि तभी उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति लैपटॉप हाथ में लिए हुए आकर बोला, क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? पायल ने मासूमियत से रोते हुए सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। ये लो, तुम अपने भाई को तब तक ये मेरा लैपटॉप दे दो। मुझे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा भाई कंप्यूटर चलाने में निपुण हो जाए तब मैं तुमसे इसे वापस ले जाऊंगा। लेकिन आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? तुम्हें ये बताने के लिए कि इस दुनिया के सभी लोग बुरे नहीं होते। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और लैपटॉप पायल को थमा गया। पायल खुशी से अपने छोटे भाई से बोली, चल जल्दी से अपनी उंगलियों का कमाल दिखा और मुझे फोटोशॉप में लैपटॉप की ही इमेज बनाकर दिखा। बिट्टू ने फटाफट लैपटॉप की इमेज बना दी, मगर जैसे ही उसने फोटोशॉप पर इमेज तैयार की, अचानक उन दोनों को नींद का एक झोंका आया और अगले ही पल उनके सामने एक दूसरा लैपटॉप रखा हुआ था। ये कैसे हुआ? हमारे पास तो सिर्फ एक ही लैपटॉप है। पता नहीं दीदी ये कैसे हुआ।
जरा एक और इमेज बना। बिट्टू ने दूसरी बार भी इमेज बनाई और पहली बार की तरह ही उन्होंने वहाँ पर एक दूसरा लैपटॉप पाया। ये तो बिल्कुल वैसा ही लैपटॉप है जैसी कि मैंने इमेज बनाई थी। लगता है कि ये लैपटॉप जादुई है। जरा इस लैपटॉप में किसी दूसरी वस्तु की इमेज बनाकर दिखा। बिट्टू ने जो लैपटॉप पर दूसरी वस्तु की इमेज बनाई तब वहाँ पर कोई चमत्कार नहीं हुआ, मगर जैसे ही उसने लैपटॉप की इमेज बनाई तो उसकी इमेज बनते ही वहाँ पर दूसरा लैपटॉप सामने आ गया। पायल समझ गई कि इस लैपटॉप के अंदर से लैपटॉप ही निकल रहे हैं। दीदी, इस लैपटॉप की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए की होगी। ऐसे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं बिट्टू, हम ये लैपटॉप सिर्फ 1 रुपए में बेचेंगे ताकि हमारी ही तरह और गरीब बच्चे कंप्यूटर सीख पाए। उस दिन के बाद से बिट्टू दिन भर लैपटॉप में से बहुत से लैपटॉप निकालता और पायल गरीब बच्चों को उस लैपटॉप को 1 रुपए में बेच देती। इस तरह से कुछ ही दिनों में उन दोनों ने इतनी रकम इकट्ठा कर ली कि बिट्टू के एडमिशन उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हो जाए। पायल बिट्टू को लेकर हाथ में लैपटॉप लिए इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच गई। ये लीजिए मैडम, आपकी फीस। और मेरे भाई के पास अब एक लैपटॉप भी है और वो भी एप्पल का। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन आंखों देखा हुआ झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। तुमने अपने भाई के लिए वाकई बहुत ज्यादा मेहनत की है। उस दिन के बाद से बिट्टू जी जान लगाकर कंप्यूटर सीखने में लग गया और कुछ ही महीनों में बिट्टू कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन गया। वो दिन भर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में रहता और शाम को अपने लैपटॉप में फोटोशॉप के अंदर लैपटॉप की इमेज बनाता और लैपटॉप के अंदर से लैपटॉप निकल आते और पायल उन सभी लैपटॉप को 1 रुपए में गरीब बच्चों को बेच देती। कुछ दिन बाद बिट्टू को विदेशी कंपनी में कंप्यूटर सीखने का ऑफर मिल गया और यही बात रुक्मणी और दिनेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये क्या भैया, एक मोची का लड़का इतना प्रतिभाशाली हो सकता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था। मैंने तो बस चाचा जी की बातों में आकर उन्हें अपने घर पर रख लिया था, ये सोचकर कि 2-4 दिन में वो खुद भाग जाएंगे, मगर उन्होंने तो वाकई कमाल कर दिया। लेकिन भैया, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि उस दुकानदार ने पायल के 10,000 रुपए जो छीने थे उनको ऐसा करने के लिए आपने बोला था, तो बिट्टू के पास आखिरकार इतना महंगा लैपटॉप आया कहाँ से? जो भी हो रुक्मणी, लेकिन आज बिट्टू को एक विदेशी कंपनी ने कंप्यूटर सीखने का ऑफर दिया है। तुम्हें पता है कि उस कंपनी में अच्छे अमीर बच्चे भी कंप्यूटर नहीं सीख पाते। कुछ वर्षों बाद बिट्टू एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, लेकिन उसने सभी मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और अपनी बहन पायल को लेकर अपने घर अपने गांव वापस आ गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने इतनी महंगी नौकरियों के ऑफर ठुकरा क्यों दिए। पिताजी, मैं अपने गांव में ही एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट खोलूंगा और अपने गांव के सारे बच्चों को एक लैपटॉप दूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सभी लोग तरक्की करें। आने वाला दौर कंप्यूटर का ही है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। बिट्टू ने अपनी बहन के साथ मिलकर गांव में ही बहुत बड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला और हर बच्चे को एक लैपटॉप सिर्फ 1 रुपए में बेचा। अब गांव के सभी बच्चे कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट हो चुके थे। एक दिन बिट्टू रात में इस लैपटॉप में फोटोशॉप में लैपटॉप की इमेज बनाकर लैपटॉप निकाल रहा था कि तभी वही व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। अरे, आप तो वही हैं जिन्होंने मेरी बहन को ये जादुई लैपटॉप दिया था। अगर आपने उस दिन ये जादुई लैपटॉप नहीं दिया होता तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। मुझे पता है। तो क्या आप अपना लैपटॉप वापस लेने आए हैं? नहीं, तुमसे पहले मैंने इस लैपटॉप को न जाने कितने लोगों को दिया था, लेकिन वो सब के सब लालची निकले। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस जादुई लैपटॉप का सही इस्तेमाल किया। आज से ये लैपटॉप तुम्हारा हुआ। लेकिन आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। कुछ बातें हैं जो इस संसार में रहस्यमयी ही रहनी चाहिए। बिट्टू, समझ लो कि ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था।
इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और बिट्टू आज भी 1 रुपए का ही लैपटॉप बेचा करता है। ये कहानी है मेहनतपुर नाम के गांव, जहां सखाराम अपने परिवार के साथ रहता था और अपना एक भोजनालय चलाने का काम करता था। सारे मजदूर और गांव वाले सभी सखाराम के भोजनालय में भोजन करके अपना अपना काम किया करते हैं। एक दिन एक आदमी सखाराम के भोजनालय में भोजन करने के लिए आया। बताइए भाई साहब, क्या खाएंगे आप? आपके भोजनालय में अभी क्या है बताइए। आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा, गर्मा गर्म शीरा, चना मसाला, पनीर दो प्याजा, सेव टमाटर नु साग और मीठे मई गुलाब जामुन, साथ में थोड़ी सी लस्सी। बताइए आप क्या खाएंगे? आपकी आवाज सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। जो सबसे अच्छा बनता है वो बना कर दे दीजिए। अरे ओ, कुंदन साहब के लिए चना मसाला और मखनी नान परोस दो, साथ में लस्सी भी दे देना। मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी लाओ। जैसे ही कुंदन ने नीलेश को खाना परोसा, नीलेश बड़े चाव से सारा का सारा खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही नीलेश ने कहा, खाना बड़ा ही स्वादिष्ट और लाजवाब था। भाई वाह, मजा आ गया। ये होता है असली खाना, वरना मेरी बीवी जो बनाती है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। उसे तो मैं गली के कुत्तों को खिला देता हूँ और बेचारे अगले दिन वो सारे कुत्ते बीमार हो जाते हैं। इस होटल में खाने के साथ नींबू पानी भी मिलता है। कुंदन भाई, जरा मीठा लाना। अरे रुको, वो पानी तुम्हारे हाथ धोने के लिए है, पीने के लिए नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हमने तो अभी तक यही सुना है कि नींबू को पानी में डालकर पीते हैं, ना कि उसमें हाथ धोते हैं। तो फिर आप गलत जगह पर आ गए हैं। आपको किसी सस्ते भोजनालय में जाना चाहिए। बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। कुंदन ने नीलेश के पास आकर एक पर्ची थमाई, जिसे देखकर नीलेश के होश उड़ गए। ये सब क्या है? चना मसाला 300 रुपए और नान 70 रुपए। नहीं भाई, मैंने कोई पार्सल नहीं करवाया है, इतने पैसे नहीं होने चाहिए। भाई साहब, ये कोई पार्सल के पैसे नहीं, बल्कि जो तुमने खाए हैं उसके पैसे हैं। इतनी तो मेरे दिन की दिहाड़ी भी नहीं है, और इतना महंगा खाना। अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना खाता। नीलेश अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर टेबल पर रख देता है। कुंदन गुस्से से अपने मालिक सखाराम को आवाज लगाता है। मालिक, इस आदमी के पास पैसे ही नहीं है। इसका बिल पूरे 700 रुपए है, मगर ये सिर्फ 100 रुपए देकर हमें टरकाने की कोशिश कर रहा है। नीलेश की बात सुनकर सखाराम गुस्से से वहाँ पर आता है। तुम्हारी जेब में जब फूटी कौड़ी नहीं थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? तुम्हारे जैसे लोगों को इस भोजनालय में आने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो मैं तेरा मार मार कर भड़ता बना दूंगा। अजीब बदतमीज आदमी हैं आप तो ग्राहकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी उसके साथ नहीं की जाती जिसकी कोई इज्जत होती है, और आज की दुनिया में जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इतना बोलकर सखाराम भोजनालय के कर्मचारियों से बोलता है, देखते क्या हो, मारो इसे। सखाराम की बात सुनते ही ढाबे के सारे कर्मचारी नीलेश को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। सखाराम गुस्से से नीलेश से बोलता है, तुझे 2 दिन तक भोजनालय की झूठी प्लेट साफ करनी होगी, तब कहीं जाकर बिल चुकता होगा। नीलेश 2 दिन तक लगातार उस भोजनालय की झूठी प्लेट साफ करता रहा। 2 दिन बाद नीलेश अपने घर जाकर अपने साथ हुई उस दुर्घटना को रोते हुए अपनी पत्नी विमला को बताता है। अजी, क्या जरूरत थी उस भोजनालय में जाने की, जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे। निर्दयी लोगों ने पहले तो आपको बुरी तरह से पीटा, उसके बाद भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने 2 दिन तक लगातार भोजनालय में आपसे जानवरों की तरह काम करवाया। मेरा बहुत अपमान किया है विमला। आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि बेचारे गरीब और असहाय लोगों को अच्छे भोजनालय में भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अजी, आप क्या कर लेंगे? आप तो खुद मार खाकर आ रहे हैं। मैं अपना भोजनालय खुद बनाऊंगा और अपने गांव में एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करूंगा जहां हर गरीब को बहुत सस्ते में अच्छा भोजन मिल सके।
आखिर गरीब के भी कुछ अधिकार होते हैं विमला। गरीब का जन्म इन निर्दयी लोगों से मार खाने के लिए नहीं हुआ, उसे भी अच्छा भोजन करने का अधिकार है। लेकिन कैसे? नीलेश ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रात भर गहरी सोच में गुम रहा। अगली सुबह नीलेश गांव के हर घर में जाकर चंदा जमा करने लगा, मगर सब ने उसे अपमानित करके अपने घरों से भगा दिया। गांव का ही एक आदमी नीलेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? अरे कोई काम धंधा करो। ये अचानक तुम्हारे अंदर गरीबों के प्रति इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया? उसके लिए तो देश के नेता ही काफी हैं। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम मेहनतपुर है। हमारे गांव के वासी दिन भर मेहनत में जुटे रहते हैं और उन्हें ढंग का एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। तुम मेरा साथ देने की बजाय मुझे उल्टा अपमानित कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम दिन में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। मेरे भाई, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, मगर वास्तविकता इससे बहुत अलग है। और मुझे एक बात बताओ नीलेश, एक बार को मान लिया जाए कि तुम अपने मकसद में सफल भी हो गए, तो 1 रुपए की थाली कब तक तुम गरीब लोगों को खिला पाओगे? ये पूरी तरह से असंभव है। इतना कहकर वो नीलेश का मजाक उड़ाता हुआ सखाराम के भोजनालय में जाकर बोला, सुना सखाराम जी, नीलेश अपने गांव में एक भोजनालय बनाना चाहता है। आप जो थाली 700 रुपए में बेचते हैं, वो थाली वो 1 रुपए में बेचने की सोच रहा है। लगता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए? तभी सखाराम का नौकर कुंदन सखाराम के पास आकर धीरे से बोला, सखाराम जी, हमें इसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ओए, क्या कहना चाहता है तू? अगर नीलेश अपने मकसद में सफल हो गया तो कभी आपने सोचा है आपके भोजनालय का क्या होगा? कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते। अरे काली जुबान, कभी तो अच्छा बोल दिया कर। तेरे मुंह से जब भी निकला है हमेशा उल्टा सीधा ही निकला है। चिंता मत कर, इस गांव का मुखिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो नीलेश को अच्छी तरह से समझा देगा। सखाराम गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया, हमारी मित्रता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। मत भूलना, जो थाली मैं 700 रुपए में बेचता हूँ, वही थाली मैं तुम्हें 600 में खाने के लिए देता हूँ, यानी पूरे 100 का डिस्काउंट। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई उपकार करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे भोजनालय में महीने में 1 आध बार ही तो भोजन करता हूँ, और मुश्किल से अब तक तुम्हारे भोजनालय में 4 या 5 बार ही भोजन किया है। इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपए मेरे ऊपर बकाया है। लगता है मुखिया तुम मेरी बात का बुरा मान गए। तुम अच्छी तरह से जानते हो सखाराम कि मुझे चापलूसों से सख्त नफरत है। मुद्दे की बात करो, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? कुछ दिन पहले नीलेश मेरे भोजनालय में भोजन करने आया था। अब आप ही बताओ मुखिया जी, 700 रुपए के बदले वो सिर्फ 100 रुपए दे रहा था। इसलिए मैंने उससे 2 दिन तक अपने भोजनालय की झूठी प्लेटें क्या साफ करवा दी। वो तो बुरी तरह से क्रोधित हो गया। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने उसे पीटा भी था। हाँ, क्रोध में 1-2 थप्पड़ तो मार ही दिए थे, लेकिन इतना भी नहीं पीटा था कि वो इतना नाराज हो जाए। कहना क्या चाहते हो सखाराम, खुलकर बात करो। वो इस गांव में एक भोजनालय बनाने की तैयारी कर रहा है, और जो थाली मैं 700 रुपए में देता हूँ, वही थाली वो 1 रुपए में ग्राहकों को बेचेगा। अगर ऐसा हो गया ना, तो मेरा तो भोजनालय बंद हो जाएगा। मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सखाराम की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। सखाराम, लगता है नीलेश की तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही गई है, लेकिन मुझे लगता है साथ में तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा संभव नहीं है। सोच लो मुखिया, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया ना, तो उसके नाम के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे। लोग इस गांव के मुखिया से ज्यादा सम्मान उसका करेंगे। और फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ सालों बाद उसकी दयालुता को देखकर गांव के वासी उसे ही मुखिया बना दे। जरूर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सखाराम की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। बात तो तुमने मेरे पते की है।
अब मैं किसी को गांव में भोजनालय बनाने से तो नहीं रोक सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि वो आजकल मेरी ही भट्टी पर दिहाड़ी पर काम कर रहा है, तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो सिर्फ अपना पेट भरने की सोचेगा, ना कि गांव के गरीब भिखारियों का पेट भरने की। सखाराम वहाँ से चला गया। मुखिया ने उसी दिन नीलेश को काम से निकाल दिया। लेकिन मेरी गलती क्या है मुखिया जी? तेरी गलती ये है कि तू गांव में भोजनालय बनाना चाहता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं गरीब का भला चाहता हूँ तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तू गरीबों का कोई भला नहीं चाहता नीलेश। मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तू सिर्फ अपना नाम करना चाहता है और मुझे मेरे पद से हटाकर खुद गांव का मुखिया बनना चाहता है। अरे पहले अपना और अपनी पत्नी का ही पेट भर ले, बाद में गरीबों के बारे में सोचना। चल निकल यहाँ से। मगर नीलेश ने हार नहीं मानी। नीलेश शहर जाकर चंदा जमा करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात सेठ जमुना प्रसाद से हुई। जमुना प्रसाद बेहद दयालु व्यक्ति थे। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी नीलेश, कि तुम एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करना चाहते हो जहाँ पर गरीब अच्छा भोजन कर सके। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जमुना प्रसाद की मदद से नीलेश ने गांव में एक बहुत अच्छा भोजनालय तैयार करवाया। उसके भोजनालय में गुजराती, मराठी, कन्नड़ सभी तरह के भोजन तैयार होने लगे। भोजनालय बनते ही कुछ लोग भोजनालय में भोजन करने के लिए आ गए। वो सब देश के अलग अलग शहरों के रहने वाले थे। एक गुजराती नीलेश से बोला, તમારા રેસ્ટોરન્ટમાંથી બહુ મસ્ત ખુશ્બુ આવે છે। આ ખુશ્બુ સૂંઘીને હું પોતાની રોકી ના શક્યો। તો હવે મને જમવા આપો। नीलेश ने उस गुजराती को एक थाली में गुजरात का सारा प्रसिद्ध भोजन परोस दिया। भोजन खाकर गुजराती खुश होते हुए नीलेश से बोला, કેટલા રૂપિયા? બસ 1 રૂપિયાની આખી થાળી મળશે। 1 रुपए का नाम सुनकर गुजराती खुश हो गया। भोजनालय में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर के शहर के लोग नीलेश के भोजनालय में भोजन करने के लिए आने लगे। अमीर हो या गरीब, नीलेश हर किसी से एक थाली का 1 रुपया ही वसूलता था। और ये बात सखाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सखाराम क्रोधित होकर कुंदन से बोला, इस नीलेश ने तो मेरे भोजनालय को बंद करवा दिया है। मेरे भोजनालय में कोई कुत्ता तक नहीं भटकता। कुछ करो कुंदन। चिंता मत कीजिए सखाराम जी, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना हम दोनों उसके भोजनालय में आग लगवा दें। जब 2-4 लोग जलकर मर जाएंगे तो उसका भोजनालय बंद हो जाएगा। सखाराम और कुंदन उस समय नीलेश के भोजनालय में आग लगाने की योजना बना रहे थे। उसी समय सेठ जमुना दास वहाँ से गुजर रहे थे। जमुना दास ने सखाराम और कुंदन की सारी बातें सुन ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस दिन से नीलेश के भोजनालय पर नजर रखने लगी। रात के वक्त सखाराम और कुंदन भोजनालय में आग लगाने के लिए बहुत सारा पेट्रोल लेकर आ गए, मगर तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सखाराम। तुम तो गांव के सम्मानित व्यक्ति हो। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके भोजनालय को जलाकर राख कर दूंगा। इसकी वजह से मेरा भोजनालय बंद हो गया। नहीं सखाराम, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे ग्राहकों के साथ तुम्हारे बुरे व्यवहार की वजह से तुम्हारा भोजनालय बंद हुआ है। तुमने मुझे अपमानित किया। मैं चाहता तो अपने अपमान का जवाब किसी और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे अपमान का घूंट अमृत समझकर पी गया। और देखो, आज इस भोजनालय में देश का हर नागरिक आता है और सिर्फ 1 रुपए में पेट भरकर भोजन करके चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा? मेरे परिवार का खर्चा इसी भोजनालय से चलता है। पुलिस ने सखाराम और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया और सखाराम का भोजनालय बंद हो गया। आज भी नीलेश के भोजनालय में 1 रुपए की ही थाली मिलती है।
गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ बलदेव के पेप्सी के दुकान पर लगी रहती थी। अरे बलदेव काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। मुझे येलो वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सीज बहुत पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। बलदेव की दुकान के सामने पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम्स बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसीलिए वो ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दें? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी है। बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती है, आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारी जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, आप एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक बोर्ड पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा दिया। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो बोर्ड पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी। काका, कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सा चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट्स थमा दिए। वो बच्चा वही खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना, मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और पवन का ये फंडा काम कर गया। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है। मुझे भी 2 ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे 3 लाल वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पी रहा हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। पवन के पेप्सी बेचने की वजह से बलदेव की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है। इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक पवन के दुकान पर पेप्सी के लिए भीड़ लगी रही और यहाँ बलदेव का धंधा मंदा था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, पवन शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है। अब तो मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही दिनों की बात है। कोई भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानता है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से अच्छी ही होगी। अब एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है सरपंच जी। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए
और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अब भी दुखी था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती। इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ। देखिए, सरपंच ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान दिखेगी जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुंची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहाँ जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो नेहा ने मना कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक आदमी ने नेहा से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाई की पेप्सी लेनी है, उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी के बाद गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों को पवन की दुकान से पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल है। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी बिकने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी खरीद नहीं रहा था और थक हार के पवन ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया।